तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 21, यूनिट 5, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लास 11th एनसीईआरटी। तो देखिए, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड इज आइदर 2 और 3। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन नंबर। कई बारी 2, कई बारी 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल ट्रेंड ये है कि एक क्वेश्चन सेंस ऑर्गन से आ जाएगा। तो सेंस ऑर्गन में आई, ईयर और नोज, ये आपके जो सेंस ऑर्गन्स दिए हुए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, देखा यह गया है कि एक क्वेश्चन फिर आता है केमिकल साइनैप्स, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, नर्व कंडक्शन, ये इस जगह से एक क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन एनाटमी पार्ट से आता है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को ये सोच सकते हैं कि 3 पार्ट में हो गया। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो इधर देखिए कि ये जो 21.1 से अगर आप कहानी शुरू करें तो 0.2, 0.3, 0.31 ये जो है पार्ट है, और 21.3.2 ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इसको एक चैप्टर, एक पार्ट समझिए जहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 21.4 ये पूरी एनाटमी है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। और जब आप तीसरे पार्ट में जाएंगे तो सेंस ऑर्गन से एक क्वेश्चन आ सकता है। सो इस तरह से मैं भी आपके साथ ये 3 वीडियोस करूँगा। तो पहले जैसा हम देख रहे हैं कि नर्व इम्पल्स, केमिकल साइनैप्स, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन जो एंटीसिपेटेड है उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो पहला जो कंसेप्ट मैं शुरू कर रहा हूँ वो नर्व इम्पल्स पे है। नर्व इम्पल्स से भी पहले एक और क्वेश्चन आ सकता है जो कि ओवरलैपिंग है कई बारी टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज में आपने न्यूरॉन पढ़ा है, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा कि न्यूरॉन्स ज़्यादातर आपकी बॉडी में मल्टीपोलर हैं, आप जानते हैं इसका मतलब क्या है। दूसरी चीज़ आप ये भी जानते हैं कि बाईपोलर न्यूरॉन्स कहाँ मिलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर रेटिना और ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन हो सकता है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स आपको एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में देखने को मिलेंगे, और जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं वो डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व में आपको देखने को मिलता है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व। तो इस तरह का एक बड़ा सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि पहला क्वेश्चन तो हमने ये कहा कि न्यूरॉन पे वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या टाइप है और कहाँ पर इट इज़ एक्चुअली फाउंड, एक क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा ये समझिए, आपसे ये पूछ सकते हैं कि निसल ग्रैन्यूल्स क्या चीज़ है। सो दैट मीन्स इसी न्यूरॉन पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या हैं और इनका काम क्या है और ये कहाँ मिलते हैं। सो कहाँ मिलते हैं, क्या करते हैं और ये है क्या, व्हाट दे आर एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन। ये 2-3 चीज़ें आप बड़े सिंपल समझ लीजिए, फैक्चुअल चीज़ आ सकती हैं। तो निसल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो राइबोसोम्स हैं, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में मिलते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस इनका फंक्शन है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखेंगे अगर आप, तो आप ये देखेंगे कि फिर आता है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो मेन क्वेश्चन हो गया आपका माइलिन शीथ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो माइलिन शीथ एक लिपिड की शीथ है, इट इज़ अ लिपिड कवरिंग अराउंड द एक्सॉन्स इन सम ऑफ द न्यूरॉन्स, और ये जो है डिसकंटिन्यूअस है। सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं उनको नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। और जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि मान लीजिए ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन के चारों तरफ, अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो एक्सॉन्स हैं दे आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ श्वान सेल्स। इसके चारों तरफ कौन होता है, श्वान सेल्स। और कुछ केसेस में श्वान सेल सिक्रीट करते हैं एक डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीथ। तो जो मैं अंदर की तरफ बना रहा हूं ये माइलिन शीथ है, ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज नोड्स ऑफ रेनवियर है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल एक्सॉन्स के चारों तरफ क्या सिक्रीट कर सकते हैं, माइलिन शीथ। जरूरी नहीं है करें, नहीं भी कर सकते हैं। तो 2 तरह के न्यूरॉन्स हो जाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, एक वो जो माइलिनेटेड है जिसमें श्वान सेल ने क्या सिक्रीट किया है, माइलिन शीथ। दूसरे अनमाइलिनेटेड है जिसमें श्वान सेल है पर उन्होंने माइलिन शीथ सिक्रीट नहीं किया है। एक और बात याद रखिएगा कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की कंडक्शन वेलोसिटी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से ज़्यादा है। तो इस तरह की बात आप, एक क्वेश्चन आपने यहाँ पर देख लिया कि ये कैसे आ सकता है। इसके अलावा और देखिए, अब जो अगली चीज पूछते हैं वो नर्व इंपल्स। तो मैं आपकी एनसीईआरटी एक बार फिर आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली हमने अभी क्या डिस्कस किया है, इसको बड़े ध्यान से समझिए।
तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस टाइम पर वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला पार्ट पढ़ लीजिए 21.3। ये जो पार्ट है इसको आप पढ़िए, यहाँ से मैंने आपको बताया इसमें से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर अब हम कर रहे हैं 21.3.1 जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो अगर आप नर्व इम्पल्स की बात करें तो देखिए, पहली चीज़ तो ये समझिए कि चेंज इन एनवायरनमेंट स्टिमुलस है और ट्रैवलिंग स्टिमुलस को आप इम्पल्स कहते हैं। दूसरी बात ये समझिए कि नर्व इम्पल्स जब कंडक्ट होता है तो रिवर्सल ऑफ पोटेंशियल होता है। मतलब क्या है इस बात का, एक्सॉन की मेम्ब्रेन जब कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब रेस्टिंग कंडीशन में है, तो जस्ट ऑन द आउटसाइड देयर इज एन एक्सेस ऑफ कैटायंस। इसके जस्ट बाहर एक्सेस ऑफ कैटायंस और जस्ट अंदर एक्सेस ऑफ एनायंस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 सेपरेट है और ये मेम्ब्रेन को मैंने कहा ये रेस्टिंग है और इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन को मैंने कहा पोलराइज्ड है, और आपने ये देखा कि बाहर पॉजिटिव है एक्सेस ऑफ कैटायंस इकट्ठे हुए हैं और अंदर एक्सेस ऑफ एनायंस इकट्ठे हुए हैं। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ये बात आपकी समझ में आ गई। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, अभी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रही है। अब देखिए, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसकी वैल्यू -70 से -100 मिलीवोल्ट के बीच में होती है, और इसको जनरेट करने में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो सोडियम पोटाशियम पंप, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम और पोटाशियम दोनों का, और एक बारी जब ये काम करता है तो 3 सोडियम को बाहर की तरफ लेके जाता है और साइमल्टेनियसली 2 पोटाशियम आयंस को अंदर लेके आता है। तो इलेक्ट्रोजेनिक नेचर है इसका पंप का, और ये इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। आप जानते हैं बाहर आपको एक्सेस ऑफ कैटायंस चाहिए। अब आप ये देखिए कि ये जो, और दूसरा काम ये है कि इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम होता है। तो आपकी एनसीईआरटी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह रही है कि रेस्टिंग कंडीशन में जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो रिलेटिवली मोर परमिएबल है पोटाशियम के लिए और नियरली इम्परमिएबल है सोडियम के लिए। तो मैं दोबारा कह रहा हूं, रेस्टिंग कंडीशन में हमने ये कहा कि जो आपकी एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो करीब करीब इम्परमिएबल है सोडियम आयंस के लिए, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा परमिएबल है पोटाशियम के लिए। और एक बात और याद रखिए कि बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा, अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटाशियम ज़्यादा। तो ये वो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है जिसको आप स्टिमुलस लगा सकते हैं। तो अगर आपको इसको स्टिमुलेट करने के लिए एक मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस चाहिए, इसे आप थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। तो एक क्वेश्चन जो अभी हमने किया वो ये था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता कैसे है। हमने कहा कि इलेक्ट्रोजेनिक नेचर है सोडियम पोटाशियम पंप का और इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम है। दूसरा, अब मैं ये कह रहा हूं कि इस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को आपने स्टिमुलेट किया और एक मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस लगा दिया, जिसे आप थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कह रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो लोकलाइज्ड यहां पर सोडियम चैनल खुलेंगी और इतने एरिया में देयर वुड बी अ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। तो यहां पर देखिए देयर इज अ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, और इसकी वजह से आसपास की सोडियम चैनल खुलती चली जाएंगी और पूरी मेम्ब्रेन में देयर वुड बी अ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी प्रोवाइडेड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आपने लगाया है तब। तो अगर आपने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लगाया है तो ये जो लोकलाइज्ड करंट यहां पर प्रोड्यूस हुआ है इसकी वजह से आसपास के सोडियम चैनल खुलते रहेंगे। इसे हम ऑल और नन लॉ कहते हैं, और पूरी की पूरी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। डीपोलराइज का मतलब देयर वुड बी अ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। अब आपको समझ में आ गया कि ये डीपोलराइजेशन इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जो स्टिमुलस लगाया है उससे सोडियम चैनल खुले हैं, और सोडियम कहां आया है, अंदर आया है। सो यहां पर क्या वजह बनी, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम का इन्फ्लक्स की वजह से ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, इस वजह से करंट एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ट्रेवल करता है, और इसी को आप कहते हैं कि नर्व इंपल्स कंडक्ट हो रही है। और ये जो ड्रामेटिक चेंज आया है पोटेंशियल में, देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू थी, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव पहुंच सकता है +30 से +40 मिलीवोल्ट के बीच में।
इतनी ये पॉजिटिव हो सकती है। और इधर देखिए ध्यान से, अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो मान लीजिए ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबल था, आपने यहां पर स्टिमुलस लगाया और थोड़ा सा आपने क्या खोल दिए, सोडियम चैनल्स खोल दिए, और ये पोटेंशियल जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था ये थ्रेशहोल्ड वैल्यू तक आ गया, तो ये मेम्ब्रेन पूरी की पूरी डीपोलराइज होगी और ये 0 को क्रॉस करके हमने देखा कि +30 और +40 के बीच में जाएगा। इस चीज को हमने कहा डीपोलराइजेशन। इस चीज को हमने क्या कहा, डीपोलराइजेशन। और ये डीपोलराइजेशन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से हुआ और इसी चीज को आप एक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सॉन के अलोंग जब इंपल्स ट्रेवल होती है तो क्या जनरेट होते हैं, एक्शन पोटेंशियल, और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं डीपोलराइजेशन की वजह से। और डीपोलराइजेशन होता है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से, और इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होता है सोडियम चैनल के खुलने की वजह से, और वो इसलिए होता है कि आपने मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस लगाया है जिसे आप थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। अब एक बार जब डीपोलराइजेशन हो गया, इंपल्स कंडक्ट हो गई, तब आप इसको वापस कहां पर लेकर के आएंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की लेवल पर लेकर के आएंगे। इस प्रोसेस को आप कहते हैं रीपोलराइजेशन। और ये चीज क्या होगी, रीपोलराइजेशन होगी, और ये चीज दोबारा जो पहली कंडीशन थी पोलराइज्ड की, वो कंडीशन दोबारा रीस्टोर हो जाएगी। सो इस प्रोसेस को आपने कहा रीपोलराइजेशन। सो ये जो रीपोलराइजेशन है इसकी वजह बनी है इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम। तो देखिए डीपोलराइजेशन में कैटायन अंदर आया था, रीपोलराइजेशन के लिए मुझे कैटायन को बाहर भेजना है क्योंकि मेरे पास पहले ही पोटाशियम अंदर ज़्यादा है। तो ये जरूरी नहीं है कि सोडियम आया था तो मैं सोडियम को ही बाहर भेजूं, मैं ये काम पोटाशियम से भी कर सकता हूं। सो दिस इज हाउ द इंपल्स ट्रेवल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है, पहले बाहर पॉजिटिव, फिर बाहर नेगेटिव, फिर दोबारा पॉजिटिव। दिस इज अंदर भी पूछ सकते हैं, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि डीपोलराइजेशन की वजह क्या थी, आंसर है थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। बार बार मैं आपको बता रहा हूं क्या खुल गए, सोडियम चैनल, और पूरी मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है। सो हमने ये कहा, और जो पॉइंट पहले डीपोलराइज हुआ था वो ही पहले रीपोलराइज भी होता है, और फिर आप जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको रीस्टोर करते हैं। इसे आपने क्या कहा, रीपोलराइजेशन। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बताया बहुत जल्दी में, इस पर्टिकुलर चीज को आप समझिए। अब आप एक काम कीजिए कि दोबारा वीडियो को पॉज कीजिए, और दोबारा वीडियो को पॉज करने के बाद में ये जो पॉइंट है 21.3.1 जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, इसको पढ़िए। और इसको यहाँ पर देखिए, ये एक पर्टिकुलर आपके यहाँ पर फिगर भी बनी हुई है, आप ये फिगर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से स्प्रेड करता है। और यहाँ पर हमने ये जो देखिए एक्शन पोटेंशियल टर्म है, नर्व इंपल्स है, रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये सारी टर्म्स मैंने आपको बता दी। ये जो परमिएबिलिटी सोडियम और पोटाशियम की यहाँ पर लिखा है कि देखिए बड़े ध्यान से, द एक्सोनल मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग है इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटाशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। ये सारी चीजें मैंने आपको क्या कर दिया है, एक कंसेप्ट दे दिया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या कंसेप्ट है। तीसरी जो चीज़ हम इस वीडियो में करेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा था, वो ये 21.3.2 ये करेंगे। इसे हमने कहा ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, किस तरह से साइनेप्स के अक्रॉस इंपल्स क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। दिस इज द कंसेप्ट दैट वी विल लुक इन दिस वीडियो। और देखिए ये वो तीसरा और आखिरी कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर वीडियो का। और हमने ये कहा कि यहाँ से जो मैंने 3 कंसेप्ट आपको बताए हैं, आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़िए, और इसके वीडियो के एंड पर मैं मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा रिप्रेजेंटेटिव, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद में मास्टर क्लास इन बायोलॉजी को आप पढ़िए, उसको, उसके क्वेश्चंस को करिए, उसके ऑडियो को सुनिए, जितने भी कंसेप्ट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, और जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तब आप उसमें मास्टरिंग एनसीईआरटी कीजिए एंड यू विल बी सेट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या फिलॉसफी मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में आपके साथ चल रहा हूँ। इसमें बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे आप लोगों का चाहिए। आप घर पे रह करके भी पढ़ रहे हैं इस टाइम पर,
पर। तो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने आप को मोटिवेट रखिए। और देखिए, मैं आपको बिल्कुल टेंजिबल टारगेट्स हाथ में दे रहा हूँ, बिल्कुल टेंजिबल टारगेट्स। मैं यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ वो आपको एनसीईआरटी में दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, एक दो क्वेश्चंस जो इस वीडियो के एंड पर आपको दिखाई देंगे, उनको आप करिए। उसके बाद मैंने आपसे कहा अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी कीजिए। पहले ये चैप्टर पढ़ लीजिए मेरे साथ पूरा का पूरा, सारे के सारे वीडियोस में, फिर पूरा अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स कीजिए, और उसके बाद में जब आप कॉन्फिडेंट हैं तब आप मास्टरिंग एनसीईआरटी कीजिए, एंड नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने आपसे कहा कि अब हम साइनैप्स की बात करेंगे। तो हम, आप जानते हैं, साइनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो साइनैप्स जो है वो दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन है, और जो कॉमन साइनैप्स है उसे हम केमिकल साइनैप्स कहते हैं। एक और तरह का साइनैप्स जो आपकी बॉडी में मिलता है उसे इलेक्ट्रिकल साइनैप्स कहते हैं, और दोनों में हम अंतर देखेंगे लास्ट में। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो केमिकल साइनैप्स है। तो केमिकल साइनैप्स में दो न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन को आप कहेंगे प्री साइनैप्टिक, दूसरे न्यूरॉन को आप कहेंगे पोस्ट साइनैप्टिक। ध्यान दीजिए। और इसकी टर्मिनल एंडिंग और इसका ये डेंड्राइट्स मोस्ट लाइकली या सोमा मेम्ब्रेन, ये इन्वॉल्व होंगे किसमें? साइनैप्स में। और ये जो टर्मिनल नर्व एंडिंग है प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन की, ये एक साइनैप्टिक नॉब की तरह है। सो इसको आपने क्या कहा? साइनैप्टिक नॉब। इस साइनैप्टिक नॉब में आपको देखने को मिलेंगे वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स में भरा होगा केमिकल। इस केमिकल को आप कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ केमिकल साइनैप्स। तो ये वो वजह है कि आप इसको केमिकल साइनैप्स कहते हैं। ध्यान दीजिए। तो आपने इसे क्या कहा? केमिकल साइनैप्स कहा। तो ये केमिकल साइनैप्स इन साइनैप्टिक वेसिकल्स की वजह से है जिसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व हैं। और देखिए, ये पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर्स हैं किसके लिए? न्यूरोट्रांसमीटर जो ये न्यूरॉन रिलीज करेगा। सो दैट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स प्री से पोस्ट होगी। केमिकल साइनैप्स में यूनिडायरेक्शनल इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। अब आप सोचिए किस लिए? यहां से प्री से किस तरफ जाएगी? पोस्ट पे। एम्स में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ढूंढिए इसे मास्टर क्लास में कहां दिया हुआ है। अब आप बड़े ध्यान से देखिए कि ये जो पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या है? रिसेप्टर है। जब ये चीज डीपोलराइज हो रही है तो यहां पर सोडियम अंदर जा रहा होगा, यहां से कैल्शियम भी जाएगा। तो देखिए, ये जो पार्ट है मेम्ब्रेन की जो इस गैप को फेस कर रही है, इस गैप को आप कहते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। सो इस गैप को आप कहते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। जो इसको फेस कर रही है, यहां से कैल्शियम जाता है, कैल्शियम जाकर के बाइंड करता है साइनैप्टिक वेसिकल को। साइनैप्टिक वेसिकल एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट होकर के मूव करेगा नीचे की तरफ और आकर के इस मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा, और बाहर की तरफ एक्सोसाइटोसिस से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगा। और फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर जाकर के डिफ्यूज करेंगे अक्रॉस दी साइनैप्टिक क्लेफ्ट और जाकर के बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर पर, और इस मेम्ब्रेन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाएगा, जैसे कि ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, ताकि ये डीपोलराइज हो। और ये डीपोलराइजेशन जब पूरी मेम्ब्रेन पे जाएगी तो इसके टर्मिनल नर्व एंडिंग्स पर यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिपीट होते रहेंगे। इस तरह से इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है। सो एक तो ये सीक्वेंस रोल ऑफ कैल्शियम आयन। सो हमने ये कहा कि ये जो आपसे एक जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि केमिकल साइनैप्स वर्सेस इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी बताएंगे कि क्या खास बात है। दूसरी चीज, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या चीज है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तीसरी चीज आपसे ये पूछ सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल ही क्यों होता है केमिकल साइनैप्स में? वाई इज इट यूनिडायरेक्शनल? सो यूनिडायरेक्शनल की वजह चलिए मैं ही आपको बता देता हूं। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कौन कर रहा है? प्री साइनैप्टिक। रिसेप्टर किस पर है? पोस्ट साइनैप्टिक पर। सो इट वुड बी यूनिडायरेक्शनल। और फिर इसके बाइंड करने से क्या होगा? सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। देखिए, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स पर आपसे जो वो क्वेश्चन पूछेंगे वो लाइन है आपकी एनसीईआरटी की कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, देखिए बड़े ध्यान से, लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर लाइन। तो इस लाइन में ये लिखा है कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, आर रेयर।
तो देखिए क्या लिखा है, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज ऑलवेज फास्टर। तो एक तरफ तो क्या लिखा है फास्टर और देन अ केमिकल साइनैप्स, और दूसरी तरफ लिखा है रेयर। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो यही आप करिए कि ये फास्टर क्यों है, दूसरा वो ये पूछेंगे कि रेयर क्यों है। मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में जो दो न्यूरॉन्स हैं इनके बीच में, बड़े ध्यान से देखिए, इनके बीच में जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, आप ध्यान कीजिए, इधर मैंने बहुत बड़ा एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनाया था, लेकिन यहाँ पर प्री और पोस्ट बहुत पास में है, और हम ये देख रहे हैं कि दोनों के बीच में करीब करीब साइनेप्टिक क्लेफ्ट गायब है, और यहाँ पर प्रेजेंट होंगे व्हाट आर कॉल्ड एज गैप जंक्शंस, और गैप जंक्शंस की वजह से आयंस फ्रीली इधर उधर जा सकते हैं। सो क्या अब आप समझ पा रहे हैं कि ये फास्टर क्यों होगा? क्या आप समझ पा रहे हैं कि हो सकता है ये यूनिडायरेक्शनल ना हो? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, रेयर क्यों है? आप ये समझिए, इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। सो द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स को आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, इसको रेगुलेट किया जा सकता है। सो अगर आप ये समझिए कि पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि फास्टर होना एक्चुअली अच्छी बात लगती है न्यूरल सिस्टम में। अगर कोई चीज़ तेज़ी से काम कर रहा है तो वो ज़्यादा होने चाहिए, पर आपकी एनसीईआरटी ऐसा क्यों कह रही है कि ये फास्टर हैं? तो अब मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है, ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है, इसको पढ़िए। और अब आपने यहाँ ये अब देखिए आपने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर करना शुरू किया। हमने ये पेज पूरा कर लिया। दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, ये बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। आपने न्यूरॉन के बारे में पहचाना, आपको ये पता चला कि नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट और जनरेट और कंडक्ट होती है, और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होता है। सो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन 3-4 कंसेप्ट में से एक क्वेश्चन आ सकता है। सो अब मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि ये जो वीडियो देखने के बाद में अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो बिल्कुल इस वीडियो के एंड पर आपको क्या मिलेंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उन क्वेश्चंस को कीजिए और उसके बाद में उनका ऑडियो सॉल्यूशन सुनिए, फिर आपको पता लगेगा यहाँ पर कैसे आते हैं क्वेश्चंस। और धीरे धीरे जब हम ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर दें तो जो अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी पार्ट है मास्टर क्लास का, उसको पढ़िए, उसको करिए, और उसके सारे के सारे ऑडियो को सुन के कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसको नोट डाउन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। और उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तब जा करके आप मास्टरिंग एनसीईआरटी कीजिए। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली एट योर पार्ट। तो अब आप वो क्वेश्चंस देखिए। वी आर नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं अगला पार्ट करूंगा, तब तक आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।